सलाम नमस्ते। 12 बच्चों की हमारी चौकड़ी क्वार्टर नंबर A136 की सीढ़ी के नीचे सर घुसाए आम की गुठलियों के अंदर से बौनों के निकलने का इंतज़ार कर रही थी। हामिद ने सारे बच्चों को कह रखा था कि स्नो वाइट की कहानी वाले सारे बौने आम की गुठलियों के ही पैदावार थे। अब हमारी मासूम आँखें उन बौनों का दीदार करने ही वाली थी कि तभी स्कूटर की 2 बार टैं की हॉर्न की आवाज़ आई और सारे के सारे बच्चे ये जा वो जा। ऐसा लगा कि घर में कर्फ्यू लग गया। डाइनिंग स्पेस में आपा झाड़ू लगाने लगी तो दूसरी पोछा। गीले फर्श पर ही सारे किताब कॉपी खोलकर बैठ गए। हद तो ये कि गैंग का सबसे छोटा बच्चा आदिल उल्टी किताब लेकर पढ़ने लगा। रानी मदन अमर अब घर चल पानी भर कर ला। और इधर शबाना और रेशु अपना होमवर्क करने लगी। बाकी सब भी एक्टिंग करने लगे जैसे पढ़ने के अलावा तो इनके पास और कोई काम ही नहीं है भाई। अब आप सोच रहे होंगे कि मौसम विभाग के वेदर फोरकास्ट की तरह ये सब कुछ अचानक उल्टा पुल्टा कैसे हो गया। तो भाई फूफा जी कारखाने से लौट आए थे। हमारे वो फूफा जी जो रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से मशहूर थे, बड़ी मुश्किल से कभी कभी मुस्कुराने वाले और अपने डिसिप्लिन वाली ज़िंदगी के कारण ज़्यादातर ग्रेव रहने वाले। फूफा जी से सब डरते थे। मेरी डर का तो ये आलम था कि एक बार जब पटना में बड़ी बुआ के घर वो भी आ गए तो मैंने घर के सामने गुजरने वाली दुर्गा पूजा की पूरी झांकी एक छोटे से सुराख यानी होल से देखी। तो ये थी हम बच्चों के लिए उनके डर की चरम सीमा। घर के अंदर वो जब तक रहते सन्नाटा पसरा रहता। इंतज़ार रहता कि वो कब शाम में हर रोज़ की तरह अपने दोस्तों के यहाँ जाएं और हमारा गैंग एक्टिव हो जाए। वो बाहर निकले नहीं कि हंगामा चालू। अब जहाँ एक साथ 10 बच्चे, 4 टीनेजर्स, 4 औरतें और एक बूढ़ी दादी रहेंगे तो ये सब तो होगा ही। उस पर तुर्रा ये कि गर्मी की छुट्टियों में हम बहन भाई भी वहाँ पहुँचकर इस संख्या को और बढ़ा देते। समझ में नहीं आता कि इतने सारे लोग कैसे उस 3 बेडरूम वाले क्वार्टर में समा जाते थे। मज़ा तो तब आता जब मम्मियाँ कपड़ा धोने के पहले ऐलान करती, भाई जिसे भी वॉशरूम जाना है हो ले, वरना नेचर्स कॉल आ जाए तो उसे रोकने में कान लाल हो जाएंगे। अब पूरे काफिले का कपड़ा धोने में टाइम तो लगता ही। एक वेस्टर्न टॉयलेट फूफा जी इस्तेमाल करते थे। अब करते भी क्यों नहीं। HEC की तरफ से चेकोस्लोवाकिया जाने वाले फूफा जी को वेस्टर्न टॉयलेट की आदत थी। उनके चेक दोस्त हमेशा घर पर आते, चेक भाषा में फूफा जी से बात करते और विदेश में अपनापन महसूस करते और उनकी खूब खातिरदारी करके फूफा जी अपनी भारतीय संस्कृति पर नाज करते। एक दिन फूफा जी शाम को बाहर गए तो हमने चुपके से बाहर से लाया हुआ एयरगन निकाल लिया और गोली की जगह उसमें पुटूश के फल रखकर चलाने लगे। नौशाद ने बबलू के सामने राइफल टांगा और शोले के डायलॉग होने लगे, ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर। तभी ठाकुर ने बचने के लिए हाथ उठाया और राइफल ने अपना जलवा दिखाया। पुटुश के फल ने हथेली फाड़ दी। भागकर बड़े भैया हमारी सेना के उस रंगरूट को खून भरी हथेली के साथ लेकर डिस्पेंसरी पहुँचे। फिर क्या था, फूफा जी के लौटने पर नौशाद की जो धुलाई हुई कि मत पूछिए। अप्पी और शाहीना ने बड़े होने के नाते सबके कान मरोड़े और समीना ने तो बिना बात की सज़ा पाकर गुस्से में आग बगूला होकर अपने बाल खुद ही नोचने लगी। सब सहमे से कमरों में दुबके रहे, पर थोड़ी ही देर में फूफा जी ने नौशाद के साथ हम सबको आवाज़ दी और सबके हाथ में 50-50 पैसे देकर कहा, जाइए सब लिस्सी होटल जाकर डोसा खाकर आइए। अब क्या था, खुशी की लहर दौड़ गई। अब ऐसे मौके जल्दी आते ही कहाँ थे। हम मरहूम शहजाद को छेड़ने लगे कि भैया कल कोई गड़बड़ कर तुम भी मार खा लो, कम से कम डोसा खाने को तो मिलेगा।
फूफा जी की शान ऐसी थी कि उनके घर लौटने से पहले ही बबली या अप्पी उनका बिस्तर लगा देती। चादर खींचकर उस पर आयरन होता ताकि शिकन न रहे, और फिर कंबल को इस तरह फोल्ड किया जाता कि फूफा जी आए और कंबल सीधा उन पर बिछकर उन्हें ढांक दे। ऐसा स्टाइल था हमारे फूफा जी का। आम के सीज़न में तो वो टोकरियां भर कर लाते, क्योंकि तब आम सस्ता पड़ता। अब रावण सेना के लिए 1-2 किलो में क्या ही होता। आम को अलमारी के ऊपर की लैंडिंग पर रख दिया जाता ताकि वो पक जाए। एक रात जब सब सो रहे थे तो अचानक रात के सन्नाटे में चपड़ चपड़ की आवाज़ आई। अब बेबी और शबनम आपा ने चुड़ैल के इतने किस्से सुनाए थे भैया कि डर से कौन देखता। पर जब लघु शंका ने सताया तो उठना पड़ा। देखा तो आदिल मियाँ अलमारी के ऊपर चढ़कर टोकरी से आम लेकर खा रहे हैं। अब सुबह का इंतज़ार करते तो पूरा आम खाने को कहाँ मिलता। पर सच जानिए, उस 2 फाँक वाले आम में जो मज़ा था वो आज के ढेरों आम में नहीं। सिर्फ आम ही नहीं, दिन और रात के खानों का भी अपना मज़ा होता। स्टील की प्लेट में मोटा उसना चावल और पतली दाल, वाह क्या जोड़ी थी। और उस पर 4 चांद लगाने वाली भिंडी की तरकारी के 2 स्वादिष्ट फाँक और प्याज की सलाद के छल्ले। आहा, लंच का पूरा मेन्यू कंप्लीट। और अगर अच्छे दिन होते तो घर का बना आम के अचार का एक टुकड़ा मिल जाता। और फिर गुठली के फाँक के लिए लड़ाई शुरू हो जाती, जिसमें दाल भरकर पीने का अपना ही मज़ा था। कसम से मुंह में पानी आ गया। पूरा खाना सिर्फ दाल के साथ खाकर आखिर में भिंडी के साथ 2 लुक़मे जो मज़ा देते थे ना, वो रेडिसन ब्लू का डिनर भी आज नहीं देता। अब इतने किस्सों के बाद आप सोच में ज़रूर पड़ गए होंगे कि यार ये एक घर में इतने सारे बच्चे कैसे। आपकी हैरत बिल्कुल सही है। हमारे कड़क टाइगर फूफा जी की बेहद नरम अवार्ड विनिंग पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों। दरअसल मेरे चेकोस्लोवाकिया और जनवरी पलट इंजीनियर फूफा जी आराम से एचईसी के क्वार्टर में अपने 6 लोगों के परिवार के साथ रह रहे थे। तभी उनकी छोटी बहन के पति अचानक स्वर्ग सिधार गए। पीछे 10 बच्चे छोड़ गए, जिनमें सबसे बड़ा 10वीं कक्षा में पढ़ रहा था। बहन के ससुराल में ऐसा कोई गार्जियन नहीं था जो इन 11 लोगों की जिम्मेदारी उठा लेता। अब ये इतनी बड़ी समस्या थी कि उसका कोई हल नहीं सूझ रहा था। सबने पैसों से हर माह मदद करने की सोची, पर इतने छोटे बच्चों का बिना किसी गार्जियन के भविष्य सोचना मुश्किल था। ऐसी कठिन घड़ी में हमारे बाहर से कड़े दिखने वाले नरम दिल फूफा जी का असली चेहरा सामने आया। उन्होंने बहन के पूरे परिवार को अपने साथ रखने की बात कहकर सारे ख़ानदान को चकित कर दिया। और वाह रे हमारी बड़े दिल वाली बुआ, जिन्होंने इस बात को स्वीकार भी कर लिया। यहाँ मैं अपने बुआ जी को फूफा जी जितना ही क्रेडिट दूंगी, क्योंकि उनके माने बिना ये काम हो भी नहीं पाता। गौर से सोचिए तो ये कितना बड़ा और कठिन फैसला था। एक आदमी की कमाई में इतने सारे लोगों के साथ घर चलाना कोई मजाक नहीं था। बुआ तो बजट में खर्च होने वाले पैसों का हिसाब रखती ही थी। फूफा जी भी अपने ऊपर खर्च होने वाले एक एक पाई का हिसाब अपनी डायरी में लिखते, मगर दोनों के माथे पर कोई शिकन नहीं होती। बस एक समस्या होती तब जब अग्रवाल बनिए का बिल किसी कारणवश बढ़ जाता और उधार खाता चलने लगता, तो बुआ के पसीने छूट जाते, पर ऊपर वाला किसी तरह से मैनेज कर ही देता। थान के कपड़े आते और फ्रॉक और शर्ट पैंट की गाड़ी चल पड़ती। पर उस समय कम सामान में मिलने वाली खुशी आज भरी अलमारियां भी नहीं देती। रांची की कड़कड़ी ठंड से मुकाबला करने के लिए फूफा जी घड़े में कोयल जलाकर हीटर बनाते और घड़े में ही छोटा स्पीकर डालकर बड़े साउंड बॉक्स का मज़ा लेते। सच में कितने इनोवेटिव थे वो। उन्होंने परेशानियों का हल अपनी जेब के हिसाब से ढूंढ लिया था। आज की डेट में अगर कोई और होता तो समय से पहले बूढ़ा हो गया होता, लेकिन फूफा जी तो हम सबको 4 बजे
लेकर ग्राउंड जाते, कसरत करवाते और आगे बढ़ना सिखाते। शायद वही वजह है कि आज सब अपने पैरों पर खड़े हैं। वो इतनी दूर तक सोचने वाले थे कि उन्होंने एक ही जगह पर न सिर्फ अपने लिए बल्कि मेरे पापा और अपनी छोटी बहन को भी ज़मीन दिलवाई। उसी ज़मीन पर तीनों के घर बने जहाँ रिटायरमेंट के बाद सब आराम से रहे। उन्होंने घर के आसपास छोटे छोटे पेड़ लगाए जिनकी ऊंचाई आज हमारे 2 तल्ले मकानों से भी ऊपर हो गई है। रिटायरमेंट के 4 साल बाद ही फूफा जी हमसे दूर चले गए, तो ऐसा लगा कि ऊपर वाला भी उनके जैसी शख्सियत से ज़्यादा दिन दूर नहीं रह पाया, इसीलिए उन्हें अपने पास बुला लिया। उनके लगाए पेड़ उनके बाद भी उनके वजूद का एहसास दिलाते रहते हैं। आज भी उन पेड़ों की सूखी पत्तियाँ हवा में उड़कर ये पैगाम देती हैं कि हम भी अपने फूफा जी जैसे आउट ऑफ द वे जाकर अनोखे काम करने की कोशिश करें, ताकि हमारे बाद भी न सिर्फ इंसान बल्कि पत्ता पत्ता बूटा बूटा हमें याद रखे। मेरे फूफा जी की शख्सियत ने आपके दिल को अगर ज़रा सा भी छुआ हो तो उनकी रूह के सुकून और मग़फ़िरत के लिए दुआ कीजिएगा ज़रूर।